हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपके अपने बैच अर्जुना जी फास्ट ट्रैक में। तो भाई पहला लेक्चर हम लोगों ने लाइव लिया था ताकि चैप्टर को लेके एक माहौल बन पाए। एंड आई होप आप सब लोगों को माहौल समझ आया होगा, राइट। आई होप आप सब लोगों ने लाइव सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, चीजों को ढंग से समझा होगा। अब बेटा अगला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं आज, ऑल्दो इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, बट विल ट्राई कि वैसा ही माहौल रहे। लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी। यहां हम लोग क्या बात करने वाले हैं बेटा, हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सबसे पहले आने वाले मॉडल्स की, है ना। मैंने आप लोगों से कल बातचीत जब खत्म करी थी तो मैंने आपसे जे थॉमसन का मॉडल डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन ने भैया तरबूज खाते खाते मॉडल बता दिया और जितनी आसानी से बताया उतनी आसानी से वो रिजेक्ट भी कर दिया। उसके बाद अगला बंदा आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड यार अपने समय का बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने एक मॉडल दिया था जो लोगों को लगा था भाई इसने कुछ करा है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। जब रदरफोर्ड के मॉडल की बात हो जाएगी तो फिर बेटा आगे चलेंगे आज के डिस्कशन में, जहां हम लोग न्यूमेरिकल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस पे फोकस करने वाले हैं। सही है जी। तो पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस, चीजों को समझना है अगले 1.5 घंटे बिल्कुल ध्यान से, है ना। आपके जो डाउट्स है वो साथ साथ सॉल्व करे जा रहे हैं, आपके डाउट सॉल्व करे भी जाएंगे आने वाले टाइम में, बस आप लोग साथ साथ मेहनत करते रहो, है ना। जो जो मैं बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, है ना बेटा लोग। चलो यहां तक सही है क्या, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक की बातें समझ आती हैं तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर का हमारा कार्यक्रम। तो बेटा आज के टारगेट्स में क्या है, टुडेज टारगेट्स में आज हम क्या करने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आज रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके फीचर्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसको रिजेक्ट करूंगा, तो इसके लिमिटेशंस भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसके फीचर्स डिस्कस करूंगा फिर मैं इसके लिमिटेशन डिस्कस करूंगा, है ना। ठीक है साहब। जब लिमिटेशंस तक बात आ जाएगी तो बेटा हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है ईएम रेडिएशंस। ईएम रेडिएशंस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर बेटा हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में, उसके वेव नेचर के बारे में थोड़ा ज्यादा, लाइट के बारे में, उसके वेव नेचर के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे। ये है मेरा आज का कार्यक्रम, ठीक है, ये है मेरा आज का कार्यक्रम। रदरफोर्ड्स मॉडल, लिमिटेशंस, ईएम रेडिएशंस और वेव नेचर ऑफ लाइट। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स? सॉर्टेड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या शुरू करते हैं एक एक करके। तो बेटा जे थॉमसन तक तो बातें आपको समझ आ ही गई थी। रदरफोर्ड ने क्या किया, तो बेटा ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ना एक बड़ा ज्ञानी आदमी था उस समय का, मतलब ही यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द वाइसेस्ट पर्सन, ठीक है, वन ऑफ द वाइसेस्ट पर्सन, या मैं बोलूं स्मार्ट बंदा, जो मतलब चीजों को दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के सॉल्व करता था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने बोला कि यार एटम के बारे में अगर पता करना है तो पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में एक थॉट आया। वो थॉट फुलफिल करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए उससे उसने ये बताया कि एटम एक्चुअली दिखेगा कैसे। ये कोई एटम का एक्सपेरिमेंट नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स के आधार पे उसने फैसला किया कि तुम्हारा जो एटम है वो दिखेगा कैसा, ठीक है। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही तो चाह रहे हैं, मॉडल ऑफ एटम ही तो चाह रहे हैं। तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने बेटा, एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल की सारी डिटेल मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी थी। उसने एक अल्फा पार्टिकल लिया, ये एक मशीन है जिसे अल्फा पार्टिकल एमिटर कहते हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल लगातार निकलते रहते हैं बेटा। यहां से अल्फा पार्टिकल जब निकला तो बेटा जी ये देखो, ये गोल्ड की फॉइल है, ये गोल्ड की फॉइल है, उससे जा जाके टकराया, जा जाके टकराया, जा जाके टकराया। बेटा जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से जाके टकराए, अलग अलग तरीके के एविडेंसेस देखने को मिल रहे थे। कभी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर यूं जा रहा था, कभी 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 यूं जा रहा था। मतलब हर बार गोल्ड फॉइल से पास होके जा रहा था, ठीक है। कुछ एक आध केसेस ऐसे हुए कि यूं गया, यूं लौट के आ गया, यूं गया, यूं लौट के आ गया। बाकी मैक्सिमम केसेस में वो ऐसे 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 इधर उधर जा रहा था। पर उसके बाद एक ऐसा केस आया
एक ऐसा केस आया जब ये अल्फा पार्टिकल की, इसको कहते हैं बम्बार्डमेंट। क्या कहते हैं? बम्बार्डमेंट। जब बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल लगातार जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे थे तो हमने उसको बोला बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमने उसको बोला बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर बम्बार्डमेंट हुई अल्फा पार्टिकल की तो हमने बोला कि अल्फा पार्टिकल अपनी मर्जी से डिफ्लेक्ट होते जा रहे थे। ये देखो, ये जो एरोज हैं सारे डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं। मोस्टली पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड रहे, मोस्टली पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड रहे, आए सीधा पास, आए सीधा पास, आए सीधा पास। तो हम यहां लिखते हैं एक करके जरा। पहला पॉइंट, most of the alpha particles, most of the alpha particle remains undeflected. Most of the alpha particle remains undeflected. ठीक है, जैसा तुम देख ही रहे हो, सीधे सीधे पास हो गए। ठीक है, only few of them, only few of them got deflected at certain angles. Only few of them got deflected at certain angles. ठीक है, मोस्टली तो सारे के सारे अनडिफ्लेक्टेड ही थे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे कुछ एंगल्स पे। थर्ड पॉइंट, बट वन आउट ऑफ, but 1 out of 10,000 alpha particles, 1 out of 10,000 alpha particle got deflected back, got deflected back at 180 degree. 1 out of 10,000 alpha particle got deflected back at 180 डिग्री। 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया जो जैसा फेंका वैसा ही आ गया। तुम देखो, मोस्टली जगहों पे तो सीधा सीधा जा रहा था, कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा था। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा गया जो यूं गया और यूं आ गया, 180 डिग्री वापस बाउंस बैक कर गया। तो ये जो कंक्लूजन्स आए रदरफोर्ड के अपने एक्सपेरिमेंट में, इससे उसे कुछ आइडिया लगा। क्या? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, आपको अच्छे से पता है अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। आप सब जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। तो इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है ये मैक्सिमम जगहों पे सीधा 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 अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज को ना तो कोई नेगेटिव चार्ज रास्ते में मिल रहा है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ना कोई पॉजिटिव चार्ज रास्ते में मिल रहा है जो इसको रिपेल करे। क्योंकि तुम्हें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो सीधा सीधा अपने रास्ते पे चला गया जैसे जाना चाहिए था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा का निकल रहा है वो गोल्ड फॉइल के पास होकर सीधा सीधा जा रहा है। इससे रदरफोर्ड ने इंटरप्रेट क्या किया? ये तो रदरफोर्ड की कंक्लूजन थे, अब मैं तुम्हें रदरफोर्ड के इंटरप्रिटेशन बताता हूं। रदरफोर्ड के इंटरप्रिटेशंस, उसने बोला क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज को ना तो कोई रिपेल करने वाला था ना कोई अट्रैक्ट करने वाला था। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम, इसका मतलब था मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। किसी भी एटम के अंदर मोस्टली स्पेस कैसा है? खाली है ना कोई रिपेल करने वाला है ना कोई अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। दूसरा पॉइंट देखो, उसने बोला कुछ कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए सर्टेन एंगल्स पे। इसका मतलब जब अल्फा पार्टिकल वहां से पास कर रहा होगा और ये वापस घूम के आ गए, मतलब इनको रिपल्शन मिला होगा, मतलब यहां कोई फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज जैसी है जिसने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। जो सेकंड पॉइंट है, फ्यू गॉट डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब यूं 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 चल रहे थे और फिर घूम के वापस आ गए।
तो वो तो जब ही हो सकता है जब एक पॉजिटिव चार्ज चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को सामने भी कोई पॉजिटिव मिल जाए तो वो रास्ता बदल लेगा, क्योंकि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। नेगेटिव मिलता तो उसकी तरफ हो जाता, अट्रैक्ट कर जाता, पर इस पॉजिटिव को सामने एक पॉजिटिव मिला, मतलब रिपेल कर गया। अगर रिपेल कर गया तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि देयर एग्जिस्ट certain field of positive charge in an atom. There exists certain field of positive charge inside an atom. ठीक है, आपकी पॉजिटिव चार्ज की कुछ फील्ड है एटम के अंदर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कह रहा है परंतु ये सब तो चलता रहा, पर 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आया जो वापस 180 डिग्री पे आ गया। मतलब तुम सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और वो वापस आ गया, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के सामने ही कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा जिससे रिपेल होके ये दोबारा वापस आ गया, है ना। ये जो इधर इधर से जा रहे थे इनको तो रास्ते में दिख रहा होगा तो ये घूम के आ गए, पर इसके तो एग्जैक्ट सामने ही रहा होगा तभी ये वापस आ गया। तो हमने बोला 1 आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट हो गए सेंटर पे, तो हमें यह समझ में आया कि एटम के सेंटर पे एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है जिसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। मोस्टली एटम्स खाली है, ठीक है, पर सेंटर में एक क्या है? न्यूक्लियस है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है। There exist concentrated positive charge at the center of an atom, at the center of an atom known as nucleus, known as nucleus। ठीक है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है कॉन्सेंट्रेटेड, जिसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, बट ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वॉल्यूम या साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल as compared to size of an atom। ठीक है, न्यूक्लियस है सेंटर पे, पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के सामने बहुत ही छोटा साइज है। सही है साहब, बहुत बढ़िया। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए क्या? अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो फोर्थ पॉइंट समझना ध्यान से। अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो फोर्थ पॉइंट समझिएगा ध्यान से। अगर न्यूक्लियस मेरा सेंटर में है, बाकी जगह मेरी मोस्टली खाली है, तो रदरफोर्ड ने इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकाला? रदरफोर्ड ने इससे इंटरप्रिटेशन निकाला कि अल्टीमेटली ही कंक्लूडेड, अपने बाकी रिजल्ट्स और देखे उसने, और उसने ये कंक्लूड किया that structure of atom, ultimately concluded that structure of atom is like a solar system। ultimately concluded that structure of atom is like a solar system। ठीक है, जैसे कि सन वहां पे सेंटर में रहता है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, ही सेड कि इनसाइड एन एटम न्यूक्लियस विल बी एट सेंटर, nucleus will be at center and electrons will be in different circular
ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, आपका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में होंगे। सही है जी, बहुत बढ़िया। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में अवेलेबल है तो बेटा जी आप इस चीज को फाइनली कैसे कंक्लूड करोगे? इस चीज को फाइनली कंक्लूड किया गया इस तरह कि जैसे, ये फोटो थोड़ी अच्छी नहीं आई बट आप ध्यान से देखिएगा, हम ये बोलेंगे जैसे ये आपका सोलर सिस्टम होता है कि ये आपका सन है सेंटर में और उसके अराउंड आपके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक उसी तरीके से आपका न्यूक्लियस होता है सेंटर में और अलग अलग ऑर्बिट्स में ये जो सर्कुलर वेल डिफाइंड पाथ्स हैं इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। बोलो समझ आई क्या बात? पक्का गया? तो आपका न्यूक्लियस है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं वेल डिफाइंड पार्ट्स में जिन्हें आप कहते हो ऑर्बिट्स। ठीक है भाई, ये देखो हुआ क्या, जे थॉमसन ने तो तरबूज खाते खाते ही मॉडल बता दिया था, तो उसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आया था। पर जब जे थॉमसन से धक्का खाने के बाद तुरंत जब हम रदरफोर्ड पे ही पहुंचे, जे थॉमसन से धक्का खाने के बाद जब हम तुरंत रदरफोर्ड पे पहुंचे ना, तो लाला रदरफोर्ड ने तो हमारी आंखें एकदम चौंका दी, मजा सा आ गया। हमें लगा यार ये तो कुछ गजब बताया उसने कि बंदे ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये तीन चीजें ऑब्जर्व करी और उन तीन चीजों से उसने ये इंटरप्रिटेशन निकाले और उसके बाद उसने हमें एटम का मॉडल भी दिया, है ना? उसने एटम का मॉडल भी दिया। उसने क्या बोला कि न्यूक्लियस इज एट सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। मेक सेंस? पक्का? ये हो गया आपका मॉडल ऑफ एटम। अगर ये तुम्हारा मॉडल ऑफ एटम हो गया है तो हम बोलते हैं हियर न्यूक्लियस इज एट सेंटर and electron revolves around electron revolves in different well defined circular paths known as orbits। है ना जी, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, एक पॉइंट यहां पे हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस। Electrons are constantly moving in circular motion around nucleus। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बढ़िया है, बहुत सही है। अरे भैया अगर यहां पे ये बात समझ आई तो रदरफोर्ड का मॉडल देख के जनता हो गई एकदम पागल। और बात ये थी कि जे थॉमसन ने तो एटम को तरबूज से कंपेयर किया था, रदरफोर्ड ने अपने एटम के मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था। और सोलर सिस्टम तो एक बहुत जानी मानी चीज है साहब, क्योंकि सोलर सिस्टम एक बहुत जानी मानी चीज है, इस वजह से रदरफोर्ड की बात देख के सब बड़े सुपर इंप्रेस हो गए। लोगों को लगा कि भैया ये आदमी है जिसने बिल्कुल पूरा सिस्टम हिला दिया है। क्या कर दिया है? सिस्टम हिला दिया है। तो भैया ये मॉडल देख के हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि भैया सिस्टम हैंग कर दिया भाई, हैंग कर दिया, राइट? सिस्टम हैंग तो कर दिया रदरफोर्ड ने, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन मॉडल लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। परंतु होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया, आपको ध्यान है सिस्टम तो हैंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको यह ध्यान है हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि उस समय पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो चीजों को वैलिडेट करे। तो कुछ साइंटिस्ट की मंडली थी जो पंचायत सी लगा के बैठती थी, एक साइंटिस्ट काम करता था, वो सबके सामने प्रेजेंट करता था, अगर सबको सही लगता था एक्सेप्टेड, सबको गलत लगता था या किसी को भी गलत लगता था या वो किसी के भी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया
रिजेक्टेड, है ना। रदरफोर्ड जी आए अपना मॉडल लेके। ये रदरफोर्ड ने अपनी लैब के अंदर सारा डेटा एक्सपेरिमेंट किया, और बेटा रदरफोर्ड की लैब में एक बंदा था जो बड़े ध्यान से उसको देखता था, उसका नाम था बोहर। ये उसकी लैब में असिस्टेंट था, ये उसकी लैब में असिस्टेंट था। और यार ये रदरफोर्ड को ना बहुत इज्जत देता था, ठीक है। मतलब ये देखता था कि यार उस बंदे में कितना दिमाग है कि उसने अल्फा पार्टिकल वाले एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल के पूरा एटम का मॉडल बता दिया। तो मतलब बोहर के मन में रदरफोर्ड को लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, ठीक है। वो ये सब देख रहा था और उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे बॉस ने बहुत ही शानदार मॉडल बनाया है, ठीक है जी। पर जब रदरफोर्ड ये मॉडल लेके प्रेजेंट करने के लिए गया, जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल बना के सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा करके जब ये चीज प्रेजेंट करी अपनी मंडली के सामने, तो भैया लोगों को बड़ी खुशी हुई, लोगों को बड़ा आनंद आया। लोगों को लगा कि भैया एटम कैसा दिखता है, शायद उसकी जद्दोजहद अब खत्म होने वाली है, अब हमारे जीवन में आराम आने वाला है, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि एटम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। सब बड़े खुश। लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन करे, रदरफोर्ड ने सबके जवाब बहुत बढ़िया से दे दिए। परंतु परंतु इसके सिस्टम को हैंग करते हुए रदरफोर्ड को हैंग करने के लिए एक बंदा आ गया वहां पे। रदरफोर्ड को हैंग करने के लिए एक बंदा आ गया, मैक्सवेल, जो एक बड़ा फेमस फिजिसिस्ट था। उसने रदरफोर्ड का सिस्टम हैंग कर दिया भाई, उसने रदरफोर्ड का सिस्टम हैंग कर दिया। कैसे हैंग कर दिया, सुन लो मेरी बात ध्यान से भैया। उसने क्या बोला, उसने ये बोला मैक्सवेल ने कि भाई एक बात बता, तेरा न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तेरे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, मानता है ये बात? उसने कहा हाँ मानता हूं। तो उसने बोला इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे वैसे, पर मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं, ये कुछ ऐसा होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के होता है कांस्टेंट, Q1 और Q2 होते हैं चार्जेस। जैसे यहां हो गया एक न्यूक्लियस का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, और अपॉन आर स्क्वायर, सही है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? तो बेटा न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए बेटा कभी कभी आप किसी एटम के लिए जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एक साथ निकाल देते हो ना, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। उसे कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम साथ निकाल देते हो, इसे कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई, है ना। किसी भी स्पीशी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हम बोलेंगे किसी भी न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस Ze, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उन पे चार्ज जीरो होगा। प्रोटॉन पे प्लस ही होता है, पर अगर कोई भी एटम में बोलूं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने उसका एटॉमिक नंबर है। एक पे ई चार्ज है तो उतनों पे कितना होगा? Ze, जितना एटॉमिक नंबर इंटू ई। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होता है? Ze, सही है। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है? न्यूक्लियॉन। ये बातें मैक्सवेल ने डिस्कस करनी शुरू करी। मैक्सवेल ने कहा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर की बातें होंगी। परंतु हमें अगली बात क्या करनी है, जहां से मैक्सवेल का मेन कंसेप्ट शुरू हुआ, उसने ये बोला कि भाई फिजिक्स का एक फंडा है, फिजिक्स का एक फंडा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में, जब एक चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में दूसरा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में
दूसरा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, वो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी एमिट करता है। जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो अपनी एनर्जी एमिट करता है, क्योंकि हमने बोला ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अगर ये कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेटेड है। तो हमने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में दूसरा चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन करता है, तो उसकी एनर्जी समय के साथ साथ एमिट होती है, लूज होती है। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है, और एक ट्रेजेक्ट्री है ये, इस पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज। अगर धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा तो इसका मतलब है कि बेटा वो पूरी उम्र इस रास्ते पे नहीं घूम पाएगा, कुछ समय बाद घूमते घूमते यहां आ जाएगा, धीरे धीरे और एनर्जी लूज करेगा, कुछ समय बाद घूमते घूमते यहां आ जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो कुछ समय बाद घूमते घूमते यहां आ जाएगा। इस तरीके से उसका जो पाथ है वो क्या होता जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा। अगर उसका मूविंग पाथ छोटा 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 होता जाएगा तो हम बोलते हैं कि वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगा। रादर अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है तो जब दूसरा चार्ज पार्टिकल इसकी फील्ड में आएगा घूमने, तो बेटा वो धीरे धीरे अपना पाथ छोटा 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 करता जाएगा और सर्कुलर की जगह कैसा पाथ बना लेगा, स्पाइरल पाथ। सर्कुलर की जगह कैसा पाथ बना लेगा, स्पाइरल पाथ। और स्पाइरल पाथ का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली एक मौका ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। एक मौका ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बोलो मानते हो क्या ये बात, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो वो चीज यहां है कि तुम्हारा न्यूक्लियस सेंटर में है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन आके इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। ये चीज क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। तो मैक्सवेल ने बोला ऐसा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और ऐसा होता है, ऐसा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और ऐसा हमेशा होता है। तो रदरफोर्ड से बोला कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो क्या वहां ऐसा नहीं होगा जो ये वाली बात मैंने बताई। तो तुम तो कह रहे हो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में वो घूमता रहेगा, पर ऑर्बिट्स वेल डिफाइंड हो कैसे पाएंगी सर्कुलर, वो तो एक समय के बाद स्पाइरल मोशन होने लग जाएगा। अब जब मैक्सवेल ने ये सवाल पूछा रदरफोर्ड से, तो भैया ऑब्वियस सी बात है रदरफोर्ड का सिस्टम क्या हो गया, हैंग। रदरफोर्ड को नहीं समझ आया भाई क्या जवाब दूं। रदरफोर्ड ने बोला वो मतलब क्या, ऐसे मतलब मैं तो ये कह रहा था। उसने बोला भाई अपना किरण घर लेके चले जा, कोई बात नहीं, इसका जब सोल्यूशन निकल जाए तेरे पे, जब वापस अपना मॉडल लेके आई हो। तो मैक्सवेल ने आके भैया रदरफोर्ड जी को तमीज से उनका प्रॉब्लम बताया, कमी बताई उनके मॉडल में, और एक्सपेक्ट किया कि रदरफोर्ड को शायद ये चीज रदरफोर्ड ने सोची होगी और रदरफोर्ड ने कोई सॉल्यूशन इसका निकाला होगा, बट रदरफोर्ड के पास इस बात का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। और क्योंकि रदरफोर्ड के पास इस बात का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर बेटा हमें रदरफोर्ड का मॉडल क्या करना पड़ गया, रिजेक्ट। तो तुम देखो इतनी मेहनत करी भाई ने, इतने एक्सपेरिमेंट्स करे, इतना समय लगाया, इतनी ऑब्जर्वेशन दी, इतने इंटरप्रिटेशंस दिए, अल्टीमेटली हुआ क्या, शून्य। सही है। तो रदरफोर्ड का मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रदरफोर्ड के मॉडल के लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये लिमिटेशन ही आधार बनेगा अगला मॉडल बनाने का। कि भाई जो पहले मॉडल की कमियां हैं, जो अब नया बंदा उन कमियों को पूरा करके मॉडल लाएगा, वही तो ज्यादा करेक्ट मॉडल कहलाएगा। तो इसकी कमी जानना बड़ा जरूरी है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, इनको तमीज से पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। आइए Maxwell proposed that
Maxwell proposed that whenever a charged particle is moving around another charged particle, it emits energy. It emits energy continuously. And because it emits energy continuously, hence it does not travel in circular path all the time. Hence, it does not travel in circular path all the time. Rather, path keeps on changing and slowly radius decreases. And slowly radius decreases. It is observed that it ultimately becomes a spiral path. Rather than circular path. ये क्या बन जाता है? स्पाइरल पाथ बन जाता है rather than सर्कुलर पाथ. ठीक है, अगर ये स्पाइरल पाथ बन जाता है rather than सर्कुलर पाथ के, तो हम बोलते हैं according to which according to theory of existence of spiral path, there will be a moment when electron will fall into nucleus. There will be a moment when electron will fall into nucleus, and hence everything gets destroyed. And hence everything gets destroyed, which is not possible. Which is not possible. So when Rutherford was asked about this, Rutherford had no answer, and hence this model got rejected. Okay, when Rutherford was asked about it, when Rutherford was questioned about same, he had no explanation of it, and thus his model got rejected. Thus his model got rejected. ठीक है, इस वजह से उसका मॉडल क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो स्पाइरल पाथ का एग्जिस्टेंस वाली बात प्रूव ही नहीं कर पाया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया, क्योंकि जब वो अपना मॉडल बना रहा था ना, उसके दिमाग में ये पॉइंट आया ही नहीं. अगर उसके दिमाग में ये पॉइंट आया ही नहीं तो वो कैसे ही बताता कुछ, राइट? तो ये वाली बात थी. एक और लिमिटेशन था जो तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा. ओके, एक और लिमिटेशन था
जो तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, बस हम लिख के रख रहे हैं। It does not tell anything about hydrogen spectrum. It does not tell anything about hydrogen spectrum. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, अगले 2-3 लेक्चर में समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए नहीं। अभी के लिए तुम्हें मेजर पॉइंट ये समझना है कि रदरफोर्ड का लिमिटेशन ये था कि उसने क्वेश्चन कर दिया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। जब मैक्सवेल ने अपना पॉइंट बताया तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एटम स्टेबल ही नहीं होगा अगर रदरफोर्ड वाली थियरी को फॉलो करेंगे। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड के मॉडल को हमें क्या करना पड़ा, रिजेक्ट। क्या करना पड़ा भाई, रिजेक्ट। देख लो ध्यान से, ठीक है ना, देखना ध्यान से, मैं पानी पीता हूं इतने। सही है, कोई दिक्कत, समझ आई बात। अब भाई जब रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया, जब रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया, तब जाके, जब रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया तब जाके जो बोहर था, जो बोहर था उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। तुम्हें ध्यान है बोहर क्या था, तुम्हें ध्यान है बोहर क्या था, तुम्हें ध्यान है ना, बोहर जो था वो रदरफोर्ड का असिस्टेंट था। बोहर जो था वो रदरफोर्ड का असिस्टेंट था। उसको भाई बड़ा प्राउड था अपने मालिक पे, उसने कहा कि भैया रदरफोर्ड जो कर रहा है वो बेस्ट है। पर जब रदरफोर्ड वाली चीज मैक्सवेल द्वारा फेल कर दी गई तो भाई बोहर के अंदर बदले की आग। उसने बोला कि भाई साहब ऐसे कैसे, मैं तो बदला लेके रहूंगा। तो रदरफोर्ड तो भाई इस सब के बाद काफी उसको बुरा फील हुआ, तो वो हिमालयास पे चला गया समाधि लेने के लिए। परंतु बोहर ने बोला कि मुझे थोड़ा समय दो, जिस जिस आदमी ने मेरे बॉस को यहां पे खराब किया है ना, मैं चुन चुन के बदला लूंगा। तो बोहर ने बोला अब मैं भी जा रहा हूं एक समाधि में, पर मैं मोक्ष वाली समाधि में नहीं जा रहा हूं, मैं रिसर्च वाली समाधि में जा रहा हूं। बोहर 10 साल का गैप लेके रिसर्च करने चला गया। उसने बोला जो जो मेरे बॉस के काम में तुमने गलतियां निकाली है, क्योंकि उसका आइडिया बहुत अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू बोहर कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, एटम मोस्टली एम्प्टी होता है, ये सारे पॉइंट्स अनडिनाइबल करेक्ट है। परंतु हां, ये जो तुमने कमी निकाली है मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो और मैं वापस आऊंगा अपना नया मॉडल लेके। वो सबको चेतावनी देके गया। लोगों ने कहा ले ले भाई टाइम, अभी वैसे भी हमें कौन सा एटम के बारे में कुछ पता चल ही गया, तू भी अपनी मेहनत कर ले, कोई बात नहीं। तो फिर बोहर ने क्या किया, बोहर ने भैया 10 साल का समय लिया। बोहर ने क्या किया, 10 साल का समय लिया, और उन 10 सालों में, बोहर ने 10 साल का समय लिया और उन 10 सालों में उसने अपनी रिसर्च करी और फिर वो फाइनली आया बोहर्स मॉडल लेके। परंतु बेटा जब उसने 10 साल का समय लिया तो हमें 10 साल लगाने पड़ेंगे। तो सर क्या 10 साल तक एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाओगे क्या? नहीं भाई, मैं तुम्हें यह बताऊं कि उन 10 सालों में जिनमें बोहर अपनी रिसर्च कर रहा था और भी कुछ कुछ चीजें माहौल में आ रही थी, तो हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब तक बोर का काम पूरा हो जाएगा फिर बोर के टॉपिक को उठा लेंगे। अभी बोर रेस्ट कर रहा है, अगर अभी बोर रेस्ट कर रहा है तो लेट हिम टेक हिज टाइम। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बोहर का काम अभी चल रहा है, हम शुरू कर रहे हैं अपना नया काम। ठीक है, बोहर का मॉडल अगले लेक्चर के लास्ट तक हम लेके आएंगे या उसके अगले लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि तब तक बोहर का काम खत्म हो चुका होगा, बोहर की रिसर्च खत्म हो चुकी होगी। भाई उसको उसका समय देते हैं क्योंकि वो कमियां पूरी करने जा रहे हैं। परंतु बेटा अभी मैं तुम्हें उस टॉपिक मॉडल ऑफ एटम से हटके एक टॉपिक पे लाया हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि यहां भी कुछ टॉपिक मुझे पढ़ने हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस समझना ध्यान से। Electromagnetic radiations are the radiations having both
इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field component present, and it does not require any medium to travel. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है, और इन रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि ये वेव की फॉर्म में चलते हैं, हम बोलते हैं ये रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट है, इन रेडिएशन में मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट है, और ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आपको ये डायग्राम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना होता है, मुझे तो बस डेफिनेशन बतानी थी, मुझे इसके एग्जाम्पल से डील करना है। मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट तुम फिजिक्स में करते हो, ई कॉस थीटा बी साइन थीटा रिजल्टेंट निकालते हो, हमारे कुछ काम का नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे बेस्ट आती है लाइट वेव। EM रेडिएशंस में द बेस्ट इज लाइट वेव। मुझे लाइट वेव के बारे में ही बात करनी है ना। मैं वेव वर्ड हटाना चाहता हूं यहां से। EM रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल इज लाइट। बेस्ट एग्जांपल इज लाइट। अगर बेस्ट एग्जांपल लाइट है तो हम बोलते हैं लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एनसीईआरटी में ईएम स्पेक्ट्रम की टेबल बनी हुई है, एक बार वो गो थ्रू कर लेना, रटना नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनके अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, परंतु मेरे काम का सिर्फ लाइट था तो मैं बस वो उठा रहा हूं। ठीक है, हम ईएम रेडिएशन में बेस्ट चीज मानते हैं लाइट को। जो लाइट आप पे पड़ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कि उस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी मौजूद है। परंतु एक मजे की बात आपको पता चले कि लाइट जो होती है उसका डुअल नेचर है। आप ये मान के चल रहे हो फोटो देख के कि लाइट केवल वेव की तरह चल रही है, परंतु लाइट वेव की तरह भी चलती है और पार्टिकल की तरह भी चलती है। लाइट वेव की तरह भी चलती है और पार्टिकल की तरह भी चलती है। कैसे? कैसे समझो बात को। लाइट जो है वो वेव की तरह भी चलती है और पार्टिकल की तरह भी चलती है। अगर ऐसा है कि वेव और पार्टिकल बिहेवियर दोनों है, तो बेटा जी वेव नेचर के हिसाब से कुछ फंडे एक्सप्लेन किए जाते हैं, पार्टिकल नेचर के हिसाब से भी कुछ फंडे एक्सप्लेन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं वेव नेचर के हिसाब से लाइट का कौन सा फंडा बताया जाता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और पार्टिकल नेचर के हिसाब से लाइट का कौन सा फंडा बताया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। वेव नेचर के हिसाब से होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर के हिसाब से होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? लाइट का डुअल नेचर होता है, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, बेटा मतलब समझो इसका कि लाइट जो है वो चलती है वेव की तरह। लाइट जो है वो चलती है वेव की तरह, पर अगर किसी सरफेस पे आके हिट करेगी, अगर ये वेव किसी सरफेस पे आके हिट करेगी, तो बेटा हिट करती है पार्टिकल की तरह।
हिट कैसे करती है? पार्टिकल की तरह हिट करती है। समझ रहे हो क्या ये बात? लाइट जो है वो चलती है बेटा वेव की तरह और किसी पार्टिकल पे हिट करती है। पार्टिकल पे क्या, किसी सरफेस पे अगर हिट करती है तो हिट करती है पार्टिकल की तरह। तो लाइट का डुअल नेचर जो है ये मुझे एड्रेस करना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। वेव नेचर में एक और चीज आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। सॉरी, पार्टिकल नेचर में एक और चीज आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। मुझे तो ये दो इफेक्ट पढ़ने हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं पढ़ लूंगा, पर क्योंकि लाइट के वेव नेचर की बात चली है तो बेटा पहले थोड़ा वेव के बारे में रिवाइज कर लें कि वेव होती क्या है। थोड़ा वेव के बारे में बात कर ले कि वेव होती क्या है। तो समझो बात को ध्यान से। हम बोलते हैं वेव जो है आपके पास, वेव जो है आपके पास ये कैसे चलती है बेटा जी? इस तरीके से टंगड़ंग 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 ढिंचिक ढिंचिक। ये देखो बन गई। ठीक है जी, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कृपया जज ना करें, बट स्टिल ये आपने एक वेव बना ली। अब वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, एक एक करके सुनिएगा। ये जो टॉप वाले पीक पॉइंट्स हैं, ये जो टॉप वाले पीक पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट। ये जो टॉप वाले पीक पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो बॉटम वाले पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रॉज। जो टॉप वाले पीक पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रेस्ट, जो बॉटम वाले पॉइंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रॉज। सही है? ओके। अच्छा जी, आगे बात करें। अगला पॉइंट सुनना। अगला पॉइंट जो हमें सबसे पहला पढ़ना है वो है वेवलेंथ। उसे हम इस साइन से लिखते हैं और इस साइन को हम कहते हैं लैम्डा। इस साइन को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ, आपको ये समझना होगा। तो बेटा वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज इज वेवलेंथ। ठीक है? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रॉज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। बोलो समझ आई क्या बात? पक्का? आइए ढंग से बात करें। हम बोलेंगे दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रॉज के बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है? मतलब एक वेव की लेंथ, या आप इसको ऐसे भी पढ़ते हो, कभी कभी आप इसको ऐसे भी पढ़ते हो कि एक वेव की जो लेंथ है दैट इज व्हाट वी हैव। ओके, सो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रॉज। यहां पे बेटा डेफिनेशन से ज्यादा ना यूनिट्स का यूज है। यहां पे डेफिनेशन से ज्यादा ना यूनिट्स का यूज है। तो मैं ये सब पढ़ा रहा हूं ताकि आपको यूनिट्स डेफिनेशन सब बता दूं एक साथ। ये वेवलेंथ की बात समझ आई? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रॉज के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान से समझिएगा, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? तो बेटा जी एसआई यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट है मीटर। ठीक है? वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ओके बेटा जी, यहां कुछ अलग स्पेशल यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? वेवलेंथ की डेफिनेशन समझ आ गई, एसआई यूनिट समझ आ गई, बट क्वेश्चन कभी एसआई यूनिट पे नहीं आता साहब, क्वेश्चन अलग यूनिट्स पे आता है। हमें वो यूनिट्स और उनके कन्वर्जन ध्यान रखने हैं। देखिएगा, आपसे कहेगा क्वेश्चन की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, तो हम बोलते हैं ये, इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर्स के। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर्स के। इसी प्रकार 1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है
वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। इसी प्रकार पीएम को बोलते हैं पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। तो बेटा जी जनरल यूनिट आपकी सेंटीमीटर है, मीटर है मतलब कभी आपको अगर सेंटीमीटर बोल दे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं वेवलेंथ की। ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं वेवलेंथ की, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर। मेक सेंस? बहुत बढ़िया, ओके। चलिए आगे चले। अगला फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। ये जो बेटा मैंने सिंबल यहां पे लगाया है ना, इसे हम कहते हैं न्यू। इसे हम क्या कहते हैं? न्यू। ध्यान से देखना, अगला है फ्रीक्वेंसी और जो सिंबल मैंने लगाया है उसे कहते हैं न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है समझो। कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट मान लिया, तो बेटा इस एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा सकती हैं? एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स लगातार पास हो सकती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। लिखते हैं इसको, आओ। नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second. Number of waves passing through a point in 1 second is the frequency. ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज दी फ्रीक्वेंसी। अगर आप यहां यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, जिसको आप लोग लिखते हैं HZ, बोले तो हर्ट्ज। यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, जिसको आप लोग HZ लिखते हैं, यानी कि हर्ट्ज, ठीक है। पर आपको बाकी यूनिट समझ में आए, बाकी यूनिट आपकी क्या होती है, हम लोग कभी कभी यूज करते हैं ये, जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज MHZ, तो इसे कहते हैं 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। 1 मिलीहर्ट्ज स्मॉल MHZ, इसे कहते हैं 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। एक होता है 1 माइक्रोहर्ट्ज, इसे कहते हैं 10⁻⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। अगर मैंने बोला 1 किलोहर्ट्ज, इसे कहते हैं 10⁻³ हर्ट्ज। तो बेटा जी ये हमारे पास अलग यूनिट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, स्मॉल m का मतलब होता है मिली, ठीक है। इसका मतलब होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है किलो, ठीक है। मेगाहर्ट्ज, मिलीहर्ट्ज, माइक्रोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी की यूनिट। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक सब क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, ओके। अगर वेवलेंथ समझ आता है, अगर फ्रीक्वेंसी समझ आता है, तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट होता है मेरे पास स्पीड ऑफ वेव। अगला पॉइंट है मेरे पास स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा जी जिस स्पीड से कोई भी वेव चलती है वो उसकी स्पीड होती है ना। जिस भी स्पीड से कोई भी वेव चलती है वो उसकी स्पीड होती है। और स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम्हें ये फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस वेव के मामले में हो जाएगा लैम्डा, और टाइम तो बेटा 1/टाइम होता है फ्रीक्वेंसी। तुम देखो ना, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है ना। तो 1/टाइम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गया, ये बन गया। हम बोलते हैं जनरली, हम तो लाइट की बात कर रहे हैं,
ठीक है, हम तो लाइट की बात कर रहे हैं, एंड लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय c, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, आपको क्योंकि लाइट ही डील करना होता है, कोई और वेव होगी तो उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। एसी सी किसके बराबर हो जाएगा, न्यू लैम्डा के बराबर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। स्पीड ऑफ वेव तक हमारी बातें हो गई, हमने वेवलेंथ की बात कर ली, हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, हमारे पास स्पीड ऑफ वेव भी आ गया, है ना। अब आगे बात करते हैं। अगर मुझे आगे बात करनी है तो एक पॉइंट और है, वेव नंबर। ये आखिरी पॉइंट है वेव का, फिर हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो वेव पे आधारित है, इसलिए मुझे वेव का एक रिकॉल करवाना जरूरी था। ठीक है, अगला टॉपिक है वेव नंबर। तो बेटा वेव नंबर को कतई नंबर ऑफ वेव से कंफ्यूज ना करें। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज वेव नंबर, do not confuse wave number with number of waves. Do not confuse wave number with number of waves. Okay, अगर ये टॉपिक है वेव नंबर, तो हम बोलते हैं वेव नंबर एक सिंपल सा टॉपिक होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट्स इट। एक सिंपल सा टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और कुछ भी नहीं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार किसके बराबर होता है, 1/लैम्डा। सही है। अगर आप यहां यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, एसआई यूनिट। और बाकी यूनिट्स आपको पता ही है, उन सबका रेसिप्रोकल। तो कभी कभी सवाल वेवलेंथ की जगह क्वेश्चन में वेव नंबर दे देता है, तो आपको ध्यान रहे कि वो कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, ओवर। कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, ओवर। ठीक है जी, पक्का। तो ये हो गया वेव नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले वेवलेंथ, फिर आया फ्रीक्वेंसी, जैसी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी हो गया, थर्ड हो गया स्पीड, और चौथा हो गया वेव नंबर। इन टर्म्स को मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा, है ना, इन टर्म्स को मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा। जैसे यहां पे आप ध्यान दें, आप न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ। आप न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, न्यू को c/λ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़िया। ठीक है जी, ये वेव की बातें हो गई। अगर वेव की बातें हो गई हैं तो बेटा जी हम शुरू करते हैं हमारा फाइनल जो मेन कंसेप्ट है, जिस पे ये चीज आधारित है। ध्यान से देखिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वांटम क्या होता है, तो आपको यहां पता चलेगा, चिंता मत करो। प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने एक थ्योरी दी थी बेटा, जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस टॉपिक इज प्योरली बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। दिस टॉपिक इज प्योरली बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट। एंड इसका मतलब ये है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स energy travels in the form of small packets, or bundles. And those small packets of energy, those small bundles of energy are known as quanta, So quanta is a singular word, quantum is a plural word. So those small packets of energy are known as quanta, and when we take large bundles of those energy sets, they are known as quantum.
When we take large bundles of those energy set, they are known as quantum. Okay, make sense? Any doubts, any problem, any issues till here? No problem. Cool. चलो आओ डिस्कस करते हैं. First point. This topic is based on the concept of wave nature of light. This topic is based on the concept of wave nature of light. According to Planck, according to this theory, beta, energy always travels in the form of small packets or bundles of energy. Energy always travels in the form of small packets or bundles, and these small packets or bundles are known as quanta. These small packets or bundle are known as quanta. ठीक है? Okay, चलो. So these are known as quanta, and in case of light, energy, these small packets are known as photons. बेटा इन्हीं क्वांटा को हम क्या कह देते हैं? फोटोन. सिर्फ और सिर्फ अगर लाइट एनर्जी है. तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये जेनरिक है हर तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, बट अगर यही चीज तुम लाइट के लिए रखते हो तो हम बोलते हैं कि वो जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स. ठीक है, समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पानी पी लेता हूं बस, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है यार, तो बस पानी पी लेते हैं, बस शुरू करते हैं वापस. सुनिएगा. थर्ड पॉइंट आपको क्या कह रहा है? आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, सेकंड पॉइंट समझ आ गया. थर्ड पॉइंट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, यहां पे आप बैठे हो, तो ये कहना चाह रहा है कि यहां से जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है आप पे. ठीक है, ये आपके पास में क्या है? पैकेट्स और बंडल्स. जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में आ रही है आप तक. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझें. मैं कह रहा हूं लाइट एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं. इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो लाइट जल रही है, ठीक है, आप अपने घर में लाइट जला के बैठते हो तो ऐसा थोड़ी कि आपके पास छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, और अगर छोटे छोटे लाइट के पैकेट्स आते तो हम उन्हें कैच कर लेते. सर कहां आ रहे पैकेट्स तो नहीं आ रहे. तो फिर ये डेफिनेशन का तुक क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल्स. इसका क्या मतलब है? हमें तो लाइट पूरी दिख रही है, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी. हम ट्यूबलाइट ऑन करते हैं पूरी लाइट आती है, हम CFL ऑन करते हैं पूरी लाइट आती है. मैं पढ़ा रहा हूं या पूरी लाइट है. तो फिर ये छोटे छोटे पैकेट्स कहां से आ गए? हमें तो नहीं दिखते ऐसे पैकेट्स.
है ना। और अगर पैकेट्स हैं तो हम कैच कर लेंगे उन पैकेट्स को, नहीं है ऐसा। तो फिर ये क्या पॉइंट है? तो इस पॉइंट को समझना होगा ध्यान से। सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक एक्टिविटी। भैया इस बैच के बच्चों को मैं कुछ खास पसंद आ नहीं रहा हूं, तो अगर इस बैच के बच्चों को मैं कुछ खास पसंद नहीं आ रहा हूं तो ये बच्चे चाहेंगे मास्टर चला जाए यहां से, और अगर ये नहीं जा रहा तो इसको हम जान से मार दें, है ना। कुछ बच्चे चाह रहे होंगे। अगर कुछ बच्चे मुझे जान से मारना चाहते हैं, ये बात मुझे पहले से मेरे खुफिया सूत्रों से पता चल चुकी है, तो भैया मैं क्या करूंगा, क्लास लेनी तो छोड़ नहीं सकता, पर मर भी नहीं सकता भाई, अभी तो शादी भी नहीं हुई, बहुत कुछ करना है जीवन में भाई, बहुत सारे टारगेट्स हैं, सही है। तो मरेंगे तो नहीं अपन। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू भी अपने मन की कर ले, तू मेरे को मारना चाहता है मार के देख ले, चलो ट्राई करें। आइए, हमने क्या बोला, ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया मैंने, ठीक है। यहां पे मैं खड़ा हूं, तुम्हारा क्यूट सा स्वीट सा मास्टर, ठीक है। ड्राइंग हमारी बड़ी बेकार है, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा क्यूट सा स्वीट सा मास्टर खड़ा है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां वाला बंदा मुझे मारना चाह रहा है, सही है। इधर खड़े हो तुम सारे, माता का माल, ये सारे के सारे हो तुम, माता का माल, ठीक है। तुमने कहा कि सर हम अब इतने सारे तो एक साथ क्या मारे, तुम में से एक आगे निकल करके आया बंदा, ठीक है। तो तुमने कहा हम सारे जाके पीछे बैठेंगे। एक बंदा आया, ठीक है, उसने अपने हाथ में एक बंदूक ले ली, उसने अपने हाथ में एक बंदूक ले ली, ठीक है, पिस्टल ले ली, और उसने बोला मैं मास्टर को आज ही गोली से उड़ा दूंगा, आता माजी सटक ली, सही है। उसने भैया बंदूक ले ली और गोली चलाने की कोशिश करी। उसने भैया एक बार बंदूक चलाई, उसने क्या किया, इसमें गोलियां भरी। उसने कितनी गोलियां भरी, इसमें 10 गोलियां भरी, 10 बुलेट्स। पर एक बार में तो एक ही बुलेट निकलती है। उसने ट्रिगर पे हाथ लगाया, पहले एक बार ट्रिगर दबाया, एक गोली, दूसरी बार ट्रिगर दबाया, दूसरी गोली, तीसरी बार दबाया, तीसरी गोली, चौथी बार दबाया, चौथी गोली, 10 बार दबाया, 10 गोलियां आ गई। मैं उस साइड खड़ा हूं, मुझे नहीं पता था कितनी गोलियां इसमें, मैं तो वहां से खड़ा होके इस शीशे पे भाई मजे से देख रहा हूं कि हाँ भाई मारता जा, देखता हूं तू कैसे मारता है मुझे। मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा वो हर गोली इस बुलेट प्रूफ ग्लास पे आके हिट कर रही है और इधर उधर चली जा रही है, मेरे तक नहीं आ रही। बच्चे को ये नहीं पता है बुलेट प्रूफ ग्लास है, बच्चे को लग रहा है कि एक एक गोली से ये मास्टर मरेगा नहीं, ये मोटी चमड़ी है भाई। तो फिर दूसरा बच्चा आया, उसने बोला भाई ये एक एक गोली से तो मास्टर मर नहीं रहा, एक काम करते हैं अपन ना, एक ऑटोमेटेड राइफल ले आते हैं, एक ऑटोमेटेड राइफल। देखो ध्यान से, आर्मी वालों की कैंटीन से पार करके लाया लौंडा यहां पे। मतलब मास्टर से इतनी दुश्मनी हो गई है कि भैया चोर चकारी शुरू कर दी हमने। तो भैया सुनो, कोई बात नहीं, दुश्मनी कर लो भाई, फंडा समझ आना चाहिए अपने को, दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला ऑटोमेटेड राइफल लेके आ गया लौंडा। इसने बोला इससे एक बारी में, एक शॉट में 15 गोलियां निकलेंगी, और मैंने इसमें 90 बुलेट्स लोड कर दी हैं। ठीक है जी, मुझे नहीं पता अभी कि यहाँ पे ऑटोमेटेड राइफल आ गई है क्या है, मैं तो यहाँ मजे से खड़ा हूं। अब भैया वहां पे जो बच्चा आया था, उसने भैया ट्रिगर दबाया और एक साइड धाए 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 धाए, 15 गोली। वो नहीं रुक रहा भाई, उसने दोबारा दबा दिया, फिर से धाए 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 धाए। इस तरीके से बुलेट्स की बारात आ गई यहाँ पे। पर भैया मेरा जो बुलेट प्रूफ कांच है ये बहुत ही बढ़िया कंपनी का था, चाइना से नहीं मंगाया था, बढ़िया कंपनी का था। तो भैया मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं तो अभी भी सामने यूं ही खड़ा हूं। तो जब ये धुआं धुआं हटा, वहां बच्चों को लगा कि आज मास्टर का काम तमाम, कल की क्लास कैंसिल। मास्टर यहां अभी भी खड़ा बाहुबली की तरह। तो भैया अगर मास्टर अभी भी खड़ा है बाहुबली की तरह, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मरता क्या नहीं करता। बच्चों ने कहा अरे भैया छोड़ो, हम दूसरा बैच ही ले लेंगे, हमें इनसे नहीं पढ़ना, ये तो मर नहीं रहे, हमें लगा था कोई और आ जाएगा तो हम कहीं और चले जाते हैं। रास्ता बदल लिया, सही है साहब, रास्ता बदल लिया, बहुत बढ़िया। परंतु
मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां खड़ा था तो पिछली बार जब बच्चे ने एक एक गोली करके चलाई तो मैं गिन पाया कि भैया इस बच्चे ने मेरे पे 10 गोलियां चलाई है, पर मैं बचा हुआ हूं। पर अब की बारी जब उसने ऑटोमेटेड बुलेट चलाई, राइफल चलाई, मुझे नहीं पता था कि इसमें 15 एक साथ निकलती हैं, एक शॉट में 15 आती है, 90 बुलेट, ये सब मुझे नहीं पता डिटेल्स। मुझे तो यहां पे ये लग रहा था कि भाई ये क्या बम्बार्डमेंट हो गया है, नॉन स्टॉप गोलियां आ रही हैं। तो एक बात बताओ, नॉन स्टॉप गोलियां आ रही हैं, क्या मैं गिन पाया क्या यहां से इस बारी? नहीं गिन पाया। पिछले केस में गिन पाया था क्या? 100% गिन पाया था। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये ऑटोमेटेड राइफल चली तो मुझे बस ये लगा कि मेरे पे लगातार अटैक होता जा रहा है, मैं गिन नहीं पा रहा हूं कि कितनी बुलेट्स का अटैक हो रहा है। जबकि जब पहले तुम एक एक करके पिस्टल से चला रहे थे तो मुझे बस ये समझ आ रहा था कि हां 10 गोली आ गई मेरे तक। तो यानी कि मैं ये बोलूं क्या, जब ये गोलियां बहुत ज्यादा नंबर में आ जाती हैं तो आप गिन नहीं पाए, है ना? ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में। आप कह रहे हो कि सर हमने ट्यूबलाइट जलाई, हमें लाइट कंटिन्यूस सोर्स की तरह दिखाई दे रही है, तो फिर बंडल कहां है, पैकेट्स कहां है? बेटा बंडल और पैकेट तो तब भी हैं, बंडल्स और पैकेट्स तो तब भी हैं, पर वो इतने ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं कि तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कंटिन्यूस सोर्स में और डिसकंटिन्यूस सोर्स में। तो वो इतने सारे पैकेट्स एक साथ आ रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है कि लाइट एक कंटिन्यूस सोर्स में आ रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लाइट एक कंटिन्यूअस सोर्स में आ रही है। सही है? तो क्योंकि पैकेट्स इतने ज्यादा हैं, बंडल्स इतने ज्यादा हैं, तो तुम्हें पता लग रहा है कि लाइट एक कंटिन्यूस सोर्स में आ रही है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर मैं केमिस्ट्री में 1 मोल भी कह दूं कि मेरे पास 1 मोल बंडल्स आ रहे हैं, तो ये भी कोई कम अमाउंट थोड़ी है। इतना अमाउंट है भाई, ये कम होता है क्या? तो सोचो इतने भी बंडल्स आ गए तो भी तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, कैच नहीं कर पाओगे। जैसे इस बंदे पे जब ऑटोमेटेड राइफल चली तो वो बंदा नहीं प्रिडिक्ट कर पाया कि क्या हुआ। समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है साहब। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यही चीज हम यहां बताना चाह रहे हैं। सही है? तो आपको लगता है वो कंटिन्यूस सोर्स है, बट आते पैकेट्स ही हैं हमेशा। और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन्हें मैं लाइट की, अगर ये लाइट एनर्जी आ रही है तो इन छोटे छोटे पैकेट्स को मैं क्या कहता हूं? फोटॉन्स। इन छोटे छोटे पैकेट्स को मैं क्या कहता हूं बेटा? फोटॉन्स। आई होप आपको समझ आया होगा मुद्दा। पक्का? अगर इन छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कहता हूं और ये कॉन्सेप्ट लाइट के वेव नेचर पे आधारित है, तो हम बोलेंगे हर फोटोन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हर फोटोन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उस वेव की कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है और कोई वेवलेंथ भी होती है। हर फोटोन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और अगर वेव है तो तुम्हें पता है हर वेव की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। मैं स्पीड की बात कर नहीं रहा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है तो वो तो फिक्स है। देखो ध्यान से। तो बेटा जी प्लैंक ने क्या बोला, ये जो फोटॉन्स है, प्लैंक का तीसरा पॉइंट तो ये था जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। प्लैंक का चौथा पॉइंट क्या था सुनना। Since every photon has associated wave in it, since every photon has associated wave with it, thus it will have, thus it will have certain frequency, thus it will have certain frequency as well as wavelength. And according to Planck, according to Planck, energy is proportional to frequency
ओके, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू frequency for one photon. I can say according to Planck, for one photon energy of light is proportional to frequency of incident radiation. Energy of light is proportional to frequency of incident radiation. और अगर आप ये proportionality हटाते हो तो फॉर्मूला क्या आता है, ये E is equal to h nu. E is equal to h nu. यहां हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो h है प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो आया है इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. जो h है उसे क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये. ठीक है, जूल सेकंड. 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है. ठीक है, अच्छा तो एक फोटोन के लिए ये फॉर्मूला है कि E आपकी एनर्जी है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है ना. अगर 2 फोटोन होंगे तो 2h न्यू, 3 फोटोन होंगे तो 3h न्यू, अगर n फोटॉन्स होंगे एनर्जी क्या हो जाएगी, NH न्यू. फॉर n फोटॉन्स एनर्जी क्या हो जाएगी, NH न्यू. जहां पे हम कहते हैं n इज नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. ओके, h is Planck's constant and nu is frequency of light. अब आप एक बात को ध्यान से सोचिए, आपको मैंने आज सिखाया है कि न्यू किसके बराबर होता है, c बाय लैम्डा के. न्यू किसके बराबर होता है, c बाय लैम्डा के. तो बेटा जी हमारे लिए एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया. एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है. तो सुनिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा. एनर्जी का फॉर्मूला बन गया एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, दिस इज फॉर वन फोटोन. अगर n फोटॉन्स आ गए तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा. एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, ऊपर वाले के हिसाब से अगर आप यूनिट देखोगे तो वो हो जाएगी जूल पर फोटोन, या कुछ लोग इसको लिखते हैं जूल पर एटम, जबकि यहां हम लिखेंगे ओनली जूल. यहां हम क्या लिखेंगे, ओनली जूल. ठीक है, एन फोटॉन्स के लिए ये फॉर्मूला आ गया. कोई दिक्कत, एक फोटोन आ गया, एन फोटोन आ गया, बहुत बढ़िया. चलिए, अगर ये आ गया तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको h की वैल्यू पता है, आपको c की वैल्यू भी पता है ना. c क्या होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट. लैम्डा भी पता है. पर बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम h रखोगे, तुम c रखोगे, तुम लैम्डा रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो हम यूज करेंगे एक ट्रिक. पढ़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है. हम यूज करेंगे ट्रिक. समझो बात को, आपको क्वेश्चंस के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लैम्डा या तो एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा या नैनोमीटर में दिया जाएगा. आपको लैम्डा या तो एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा या नैनोमीटर में दिया जाएगा. तो हम बोलते हैं उसी के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, या हम इसको बोलते हैं 1240 बाय लैम्डा जब लैम्डा नैनोमीटर में हो.
ये फॉर्मूला यूज करोगे, काम बन जाएगा। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो ये लगा दो, अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो ये लगा दो। और इसकी यूनिट क्या होती है? ईवी पर एटम। यूनिट क्या होती है? ईवी पर एटम। जहां ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो सर यहां तो यूनिट आप जूल बता रहे थे, यहां आपने एक नई यूनिट बता दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इस चैप्टर में ये यूनिट बहुत यूज होती है, इस चैप्टर में ये यूनिट बहुत यूज होती है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर तुम्हें स्टिल मन है कि नहीं सर हम तो आंसर जूल में ही रखेंगे, तो हम प्रॉपर लिख देते हैं, फॉर वन फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा ईवी पर एटम। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो, या हम बोलेंगे 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, अगर ये ईवी पर एटम है तो। ठीक है, और हम बोल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला एक फोटोन के लिए। सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी आ गया। अगर नंबर ऑफ फोटोन चेंज होंगे तो उतना उतना यहां मल्टीप्लाई होता जाएगा, हमारा काम बनता जाएगा। सही है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। मैं वो एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू बताता जरूर हूं, बट वो मुझे कभी सॉल्व करवाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी पे क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, फिर हम फोटोन के बारे में कुछ खास बात और करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिस पे सवाल आ जाते हैं वो करेंगे और आगे चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये है। करना ट्राई। सिंपल सवाल है, कैसे करोगे? देखो, तुम्हें डेटा दिया है नैनोमीटर का और आंसर पूछा है जूल में। मैं हमेशा कहता हूं ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करो, आसानी से हो जाएगा। नैनोमीटर का डेटा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। इससे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हमें कन्वर्जन करना है जूल में, तो हम बोलेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही है, ये आ गया पक्का। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अ सोर्स ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग lambda equal to 2000 angstrom emits 0.5 joule energy. Calculate number of photons emitted.
कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ऑप्शन देखो। देखना ध्यान से। यस, सवाल कह रहा है एक सोर्स है एनर्जी का जिसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है 2000 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी आपको दी हुई है 0.5 जूल, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। तो बेटा एक फोटोन के लिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अगर n फोटोन है तो इंटू n हो जाएगा, और उतनों की एनर्जी आपको 0.5 जूल दी हुई है। तो मैं बोलूं मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू 12400 बाय लैम्डा, जहां लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व कर लेते हैं, फिर जूल में चले जाएंगे। अच्छा, अगर जूल में एनर्जी दी हुई है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो ये हो जाएगा, है ना भाई। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होता है तो 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1 अपॉन दिस, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इंटू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बनेगा 10 टाइम, ये बनेगा 62 टाइम्स। तो हम बोलेंगे n की वैल्यू 0.5 इंटू 10 इंटू 10 पर 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 62। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, आंसर तुम लोग निकालना, आंसर आएगा ये। इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, आंसर आएगा ये। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली क्वेश्चंस को। ठीक है, HC बाय लैम्डा को यूज करना अवॉइड करें, वो चीज ध्यान रखें, हमेशा ट्रिक वाले तरीके से सॉल्व करें। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ना इस जूल को एज इट इज यहां लिख देते हैं और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि बेटा यहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है। सही है जी, पक्का? ठीक है साहब। तो ये थे फोटोन के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स। हम और सवाल करेंगे इस पे, आपको 2 नोट पॉइंट्स लिखने हैं फोटोन के बारे में, 3 पॉइंट्स इनफैक्ट, जिसमें से एक पॉइंट अंडरस्टूड है। पहला, फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको ध्यान है, मैंने इसीलिए तो बोला था कि अगर लाइट एनर्जी है तो हम उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, और ईएम रेडिएशन वैक्यूम में ही चलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है फोटोन, इसीलिए तो HC बाय लैम्डा यूज हो रहा है फॉर्मूला, है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव but strikes the surface as particle। फोटोन ट्रैवल करते हैं वेव की तरह, पर कहीं पे जाके स्ट्राइक करते हैं पार्टिकल की तरह। सही है, ये बात आ गई। थर्ड पॉइंट, ये क्यों है? डुअल नेचर की वजह से लाइट के। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अब ये रेस्ट मास क्या होता है रेस्ट मास क्या चीज है फोटोन की, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास के साथ मैं कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड होने दो, फिर हम अच्छे से डीपीपी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगली क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।